कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। दोस्तों, एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। किसान की बात कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में मैं हूं शमीम खान और मेरे साथ हैं कुसुम लता। नमस्कार कुसुम, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार शमीम, स्वागत है आपका भी। श्रोताओं, किसान की बात कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम बात करते हैं कृषि की, मिट्टी की, पशुपालन की और तमाम उन मुद्दों की जो सीधा संबंध रखते हैं कृषि से। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना की घोषणा की और यह फंड फसल की कटाई के बाद जो बुनियादी ढांचा होता है उसका प्रबंधन होता है और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों में निवेश की प्रक्रिया होती है, उनके लिए बेहद ही सरल माध्यम है। ये बेहद ही फायदा पहुंचाने वाला फंड है। ये तो सरकार द्वारा की गई इस योजना के माध्यम से किसान फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत मिलने तक उसे सुरक्षित भी रख सकेंगे। कुसुम, सरकार किसानों के हित के लिए कृषि सुधार कानून भी लेकर आई है। तो आइए और अधिक जानकारी लेते हैं डॉक्टर गिरीश झा से। और इनसे बात कर रही है प्रीति। कार्यक्रम किसान की बात में आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर गिरीश झा और डॉक्टर साहब प्रधान वैज्ञानिक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से जुड़े हैं और हमारे साथ जब होते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बातें होती है और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा भी है। डॉक्टर साहब का स्वागत करना चाहेंगे एफएम गोल्ड के स्टूडियो में। थैंक यू प्रीति जी। तो डॉक्टर साहब, थोड़ी सी चर्चा आज कर लेते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पर। हमारे किसानों के लिए ये किस तरह से फायदेमंद है? देखिए, ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है इसकी बहुत ही ज़रूरत थी, इसीलिए जो अभी सरकार ने 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स और ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इसका फाइनेंसिंग फैसिलिटी इसके अंदर दिया जाए। इसका अभिप्राय क्या है? बेसिकली अगर आप देखें तो हमारा देश जो है कृषि उत्पादन में मोस्ट ऑफ द चीज़ों में दूसरे स्थान पे है, लेकिन अब हमको अगर अगले लेवल पे जाना है, प्रोसेसिंग के लेवल पे जाना है, तो बुनियादी ढांचों की बहुत आवश्यकता है। तो बुनियादी ढांचों के लिए ही इस फंड का क्रिएशन किया गया है। इस फंड के तहत फार्म गेट स्ट्रक्चर या पोस्ट हार्वेस्ट स्ट्रक्चर्स को बनाने की, वेयर हाउस, कोल्ड चेन बनाने की के लिए व्यवस्था की गई। इसके तहत जो फार्मर्स हैं या जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप हैं या जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है या मार्केटिंग सोसाइटीज हैं, ये सब जो किसी तरह का जो समूह है, ये लोग यहाँ से लोन ले सकते हैं और उनके लोन सब इंटरवेंशन इंटरेस्ट सबवेंशन होगा और ये 10 साल के लिए है। इस फाइनेंशियल ईयर 2020 से शुरू हुआ है और 2029 तक, अगले 10 साल तक रहेगा। और होता क्या है कि जब भी हम, जैसा हमने बताया कि हमारा जो प्रोड्यूस होता है वो हार्वेस्ट सीजन में हमेशा उसको कम प्राइस मिलता है, हमको उसको स्टोर करना है और हम फिर लीन सीजन में बाद में ज्यादा प्राइस मिलता है, लेकिन स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है। अगर फार्म गेट पे स्ट्रक्चर्स रहे स्टोर करने का तो किसान भाई वहां जाके इसको स्टोर कर सकते हैं और जब लीन पीरियड होगा, जब इसका डिमांड बढ़ेगा तो वो बेच सकते हैं और इसका फायदा ज्यादा मूल्य पर बेच सकते हैं। उस चीज को करने के लिए इसका जो है बहुत योगदान होगा। और ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो गया है कि आपने देखा होगा जो फार्म बिल्स हैं उसमें एक तीसरा बिल जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो संशोधन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, उसमें क्या है कि जो पहले अभी तक जो था ना, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, तो आप किसी भी सामान का स्टोर नहीं कर सकते थे। तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर कोई भी इसमें नहीं आना चाहता था, क्योंकि जब भी आपने किसी तरह का रेस्ट्रिक्शंस कर दिया तो वो सारा जो है वो इलीगल हो जाएगा। अब उस पर संशोधन कर दिया है तो आप जो है उसको स्टोर कर सकते हैं और स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए। तो अगर प्राइवेट सेक्टर्स भी जो है, जो एफडीआई है, इन लोगों का अब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये कम्प्लीमेंट्री होंगी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, चाहे ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हो या आवश्यक वस्तु अधिनियम है, ये सारे एक दूसरे से मिलीजुली कॉम्प्लीमेंट्रिटी है और सारे का एक ही अभिप्राय है कि किसानों को एक जो रिम्यूनरेटिव जो है प्राइस मिले, उनकी इनपुट कॉस्ट घटे, मतलब मार्केट इफिशिएंट हो और उनका इनकम दुगुना हो और नेचुरली उनकी खुशी जो है चौगुनी है। तो अभिप्राय किसान का, माने जो हमारे सरकार है उसका यही है कि किसानों को किस तरह से आमदनी बढ़ाई जाए, जिससे कि हमारा जो ध्येय है, हमारा जो लक्ष्य है कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दुगुनी कर दें, उसको पूरा करने में सफल हो। जी, भारत हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है और हम कृषि की बात करते हैं तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और अब कृषि के क्षेत्र में भी ये अधिनियम लाने के बाद मुझे लगता है हमारे किसान मित्रों को फायदा ही फायदा है। और
पता नहीं क्यों हमारे किसान मित्र बार बार ये समझ लेते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात आ जाती है कि क्या अब न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, या मिलेगा, या कैसे मिलेगा, या बंद हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में चल रही हैं। तो मैं सोच रही थी आप स्टूडियो में हैं तो खुल करके बताइए। बिल्कुल। देखिए प्रीति जी, मैं एक चीज़ आपके माध्यम से किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि ये जो कृषि कानून आए हैं, ये जो आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं, मुझे लगता है कि ये एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा और लोगों, जो हमारे बच्चे होंगे, इसको याद करेंगे कि एक समय आया था 2020 जब में ये सब कानून आया था और आज जिस तरह से आज भी हम जो आर्थिक उदारीकरण 90s में हुआ था उसको हम याद करते हैं। देखिए सबसे पहली बात जो है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात आपने की, जो भी अभी 3 कानून आए उसमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं है जी। तो इस चीज़ों को आप देखिए, एक ऐसे मतलब इमेजिनेटिव और अनफाउंडेड आप अपनी भ्रांति पैदा करें या जो भी कर रहे हैं। देखिए हम जानते हैं हमारे अन्नदाता हैं, अपने कामों में लगे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं आपके माध्यम से इस चीज़ों को बताना चाहता हूँ कि किसी कानून में एमएसपी की बात नहीं लिखी। एमएसपी रहेगा। देखिए मैं इस बात को क्लियरली बोल देता हूँ कि सरकार की हमारे साथ और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारे फूड सिक्योरिटी एक्ट किए। हमको पीडीएस के लिए अन्न चाहिए, हमको बफर स्टॉक के लिए चाहिए, तो हमको तो प्रोक्योर करना ही पड़ेगा और प्रोक्योर करने के लिए हमको एमएसपी रखना ही पड़ेगा। और जहाँ तक एमएसपी बात है, एमएसपी का जो है, एमएसपी एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है जो कि सरकार, जैसे कि अभी मैं आपके स्टूडियो में ही आके बोला था कि किस तरह से सरकार ने लगातार एमएसपी को बढ़ावा दिया है। और जो स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट था कि हम 50% ज़्यादा दे कॉस्ट ऑफ, सारी चीज़ों को लागू किया। आपने देखा होगा कि जो दलहन में तिलहन में एमएसपी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो एमएसपी जाने वाला नहीं है, एमएसपी रहेगा ही रहेगा। और इस तरह की कोई भी जो भ्रांति फैला रहा है, तो मैं ये अपना दायित्व समझता हूँ कि आपके माध्यम से मैं किसान भाइयों को बता पाऊँ कि एमएसपी रहेगा। और जो दूसरी सबसे बड़ी भ्रांति हम लोगों को देख रहे हैं कि एपीएमसी मंडी जो है खत्म हो जाए, नहीं, ये ऐसा नहीं है। देखिए जब हम लोगों को ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑफलाइन मार्केटिंग खत्म हो जाए जी। ये अल्टरनेटिव चैनल दिया गया। और क्यों दिया गया, इसको हमको समझना है कि ऐसा क्यों दिया गया। इसको ऐसा इसलिए दिया गया है कि मल्टीपल चैनल से जो है मार्केट इफिशियंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। देखिए एपीएमसी तरह तरह के बहुत अच्छे स्टेट्स भी हैं जहाँ पे एपीएमसी मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। जहाँ पे कहीं ज़्यादा हम मनमौजी चल गया था कमीशन एजेंट का, उस चीज़ों को इफिशियंसी के तहत उसको कम किया जाएगा। और वहाँ पे उनको इफिशियंट बनना है तो जो आप टैक्स कमीशन एजेंट का जो फी होता है उसको आप रेशनलाइज करिए और एपीएमसी रहेगी। और इनफैक्ट एपीएमसी को इनाम का और गवर्नमेंट का इस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। हाँ, लेकिन वही है कि जैसे इनाम में मैंने आपको बोला कि जो 1 कंट्री 1 मार्केट का कंसेप्ट जो है, जो कि एक इफिशियंट मार्केट के लिए ज़रूरी है। जो तीसरी और सबसे अहम, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों का जमीन ले लिया जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक क्रॉप के लिए किया जाता है। तो क्रॉप का आपको, इनफैक्ट इसके फायदे को आप समझने की कोशिश करिए कि आप प्रोडक्शन में बहुत अच्छे थे और मार्केट, हमारे पास सफिशिएंट मार्केट नहीं था और हम हमेशा अक्सर, हाँ, हार्वेस्ट के टाइम के बाद जब करते थे तो हमको बहुत ही कम प्राइस मिलता था, क्योंकि जो डिफरेंट मार्केट है वो इंटीग्रेटेड नहीं। तो आपको इसमें एक सोइंग से पहले एक एश्योर्ड प्राइस मिलने वाला है। तो ये आपके फायदे की बात है। और एक चौथी भ्रांति मैं सोचता हूँ जो लोग हमेशा, मैंने देखा है कि कुछ बुद्धिजीवी लोग भी इस बात पे कह रहे हैं कि ये अचानक से बिल आ गया। मैं 2 चीजें यहाँ पे अचानक से बोलना चाहता हूँ कि लास्ट 2 दशक से हम इस पे कोशिश कर रहे थे और इस बिल को लाने के लिए बहुत पॉलिटिकल विल चाहिए। मैं रियली, मतलब एज ए प्रोफेशनल मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को कि उन्होंने ऐसे कदम लिए, क्योंकि ये इतना आसान नहीं था। बहुत बार हम लोगों ने एपीएमसी में मॉडल एपीएमसी एक्ट लाया था, उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइव स्टॉक मैनेजमेंट एक्ट लाया था। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो एपीएमसी मार्केट से बाहर बहुत सारे स्टेट में ऑलरेडी थी, लेकिन अगर आपको सर्वांगीण विकास करना, मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, तो आपको ये रूल सब जगह लगाना है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कुछ पॉकेट्स में ऑलरेडी थे, लेकिन अगर आपको, जैसे मैंने बोला कि अगर सबका साथ सबका विकास की बात करना है तो ये जो है पूरे देश में एक कानून है। पहले क्या होता था, आपको कोई किसान आया और कहा कि मैं इस तरह की मार्केटिंग करना चाहता हूँ, तो आपको पता करना पड़ता था आप कहाँ से हो, वहाँ पे क्या नियम है। अब बताइए, जब हम स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, तो हम इस तरह से नहीं पूछ सकते कि आप मध्य प्रदेश में तो ये नियम है, पंजाब में है तो ये नियम है, बिहार में तो
एक देश एक नियम एक नियम और एक मार्केट। और ये सारी चीजों का तथ्य अगर बोलेंगे कि क्यों किया जा रहा है, तो देखिए आप वेस्टेड इंटरेस्ट को मत करिए, लेकिन इसका जो मेन इंटरेस्ट है उसको समझने की कोशिश से सीधा इंटरेस्ट है कि किसानों की आमदनी दुगुनी की जाए। और हम तो कह रहे हैं कि दुगुनी नहीं, जिस स्पीड से अगर डायरेक्ट मार्केटिंग होगा तो चौगुनी होने का चांस हो जाएगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ध्येय है कि 2022 तक, मैं पूरा मतलब विश्वस्त हूँ कि ये चीज पूरी तरह से सफल होगा। जी, केंद्र सरकार का पुनः धन्यवाद करना चाहेंगे और ये भी कहना चाहेंगे कि आपकी वजह से आज हमारे किसान सशक्त हो रहे हैं और उनका भविष्य सुरक्षित हो रहा है। बस ये बात आप तक पहुंचानी है और गिरीशा के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाई भी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी बातें हम सबके साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने जाना कृषि अवसंरचना कोष और कृषि सुधार कानून के विषय पर डॉक्टर गिरीश झा से। लक्ष्मी, जल्दी आ। आई, रसोई में थी। कोई खास बात है क्या? क्या हो गया? मुंह मीठा कर, मिठाई खा। किस खुशी में? क्या हो गया बताओ ना। अरे सुनेगी तो तू भी खुश हो उठेगी। तो बताओ ना जल्दी। अरे वो हमारी टमाटर की पूरी फसल बिक गई और वो भी अच्छे दामों पर। बयाना भी मिल गया। मुझे मूर्ख समझे हो क्या? अभी तो फसल बोई भी नहीं और बिक भी गई। बना रहे हो मुझे? ना, अरे बनाने वाली कोई बात नहीं है, सच्ची। अरे वो टमाटर से सॉस केचप बनाने वाली कंपनी है ना, उन्होंने करार कर लिया है। अभी समझौते पर दस्तखत करके आ रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? तू बैठ यहीं, सब समझाता हूँ। भारत सरकार किसानों के कल्याण और सन 2022 तक उनकी आमदनी दुगनी करने के लिए कृत संकल्प है। अनेक नई नीतियों और योजनाओं से किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं, परंतु किसानों के सामने आज भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे निरंतर सिकुड़ता जोत आकार, मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े जोखिम और बाजार में आकस्मिक उतार चढ़ाव। कोविड-19 वैश्विक महामारी ने इन चुनौतियों को और भी गहरा कर दिया है। भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश 2020 लागू किया, जो अब एक अधिनियम का रूप ले चुका है। अब किसान के पास अनेक विकल्प है। अगर वो अपने खेत में ही अपनी उपज का सौदा करना चाहे तो वो कर सकता है, या फिर सीधे वेयर हाउस से इनाम से जुड़े व्यापारियों और संस्थानों को जो भी उसको ज्यादा दाम देता है उसके साथ फसल का सौदा किसान कर सकता है। इस अधिनियम के अनुसार अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यावसायिक कंपनियों, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों आदि से कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। ये करार फसल की बुआई से पहले भी हो सकता है। उपज की बिक्री का करार हो जाने के बाद किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी। उन्हें करार में बांधा नहीं जा सकेगा। वे बिना किसी पेनल्टी के करार से निकलने को स्वतंत्र होंगे। करार सिर्फ किसानों की फसलों का होगा, जमीन का नहीं। इसलिए जमीन की बिक्री, लीज और उसे गिरवी रखना पूरी तरह से मना है। आवश्यक कृषि आदानों यानी इनपुट्स उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान की होगी। करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान द्वारा उपयुक्त कृषि मशीनरी तथा उपकरण की व्यवस्था की जाएगी। समय समय पर किसान को तकनीकी मार्ग निर्देशन और सलाह उपलब्ध कराई जाएगी और फसल के जोखिम की पूरी या आंशिक जिम्मेदारी उठानी होगी। अधिनियम के अनुसार फसल की भली प्रकार से देखरेख, तुड़ाई या कटाई की जिम्मेदारी किसान की होगी। फसल उत्पादन के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। फसल का बीमा कराया जाएगा और आवश्यकता होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से ऋण भी ले सकेंगे। इस अधिनियम से कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार होगा,
जिससे उत्पाद भी उन्नत स्तर के बनाए जा सकेंगे, जो विश्व बाजार के मानकों पर खरे उतरेंगे। एक सप्लाई चेन विकसित होगी जो भारतीय कृषि और किसानों की विश्व बाजार में पैठ बनाने में सहायक होगी। बड़े कॉरपोरेट के साथ मिलकर कई राज्यों के किसान सफलतापूर्वक गन्ने, कपास, चाय, कॉफी जैसे उत्पाद प्रोड्यूस कर रहे हैं। मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा के कारण इस अधिनियम ने किसानों के लिए नई संभावनाओं और नई आशाओं के द्वार खोल दिए हैं। अधिनियम ने भारतीय किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। अच्छा ले, अब तो मुंह मीठा कर। आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत। कुसुम, जैसा कि आज का हमारा विषय है कृषि अवसंरचना कोष और कृषि सुधार कानून, इससे किसान किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं, उनके क्या विचार हैं, आइए सुनते हैं। किसान की बात हम सब के साथ। नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपका नाम बताइए। शोभित कुमार, ग्राम परचौली। जी शोभित जी, कौन कौन सी खेती होती है? आलू की, गेहूं की। करीब कितने बीघा जमीन है आपके पास? 5 बीघा मेरे पास जमीन है। अब जैसे एक मुख्य फसल है आपके यहाँ, गेहूं की फसल हुई है, और सरकार ने आपके हित के लिए बहुत सारे कानून भी बनाए हैं, तो इनके बारे में आपका क्या विचार है कि इन फसल पर आपको कैसे मुनाफा मिलेगा, कैसे आप इनका व्यापार करेंगे, कैसे इनका विक्रय करेंगे? मैं अपना कहीं भी ले जाके बेच सकता हूँ, इससे मुझे ज़्यादा लाभ मिलेगा। सरकार की तरफ से आपको ये भी सुविधाएं मिलती हैं कि आपको बीज के लिए पैसा मिलता है, ब्लॉक से बीज वगैरह मिल जाते हैं, उन सुविधाओं का आप लाभ लेते हैं? हाँ, लाभ लेता हूँ। अच्छा, किसान भाइयों का कई बार देखा जाता है कि जो छोटे छोटे किसान भाई हैं उनका एक तरीके से कई बार शोषण होता है, तो आपको लगता है कि इन कानूनों के द्वारा अब उस शोषण से आप सभी किसानों को मुक्ति मिलेगी? हाँ, मेरे को लगता है मुक्ति मिलेगी। और एक बात और शोभित जी आपसे जानना चाहते हैं कि किसान की स्थिति जो है, अच्छी फसल भी बोता है, अन्नदाता कहलाता है, बहुत मेहनत भी करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उतनी स्थिति मजबूत नहीं हो पाई, आर्थिक रूप से वो उतना सुदृढ़ नहीं हो पाया। जब ये कानून अच्छे से लागू हो जाएंगे तो आपको लगता है कि किसान की जो स्थिति होगी वो भी एक समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा? मुख्य धारा से जुड़ जाएगा, मजबूत होगी, उसकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, व्यापारी भी बन जाएगा। जब अपने ज्यादा माल होने लगेगा तो अपने आप भी ले जाके व्यापार भी करने लगता है। कई बार आपके मन में ये भी बात आती है कि जैसे गांव के छोटे छोटे किसान हैं, तो ये अपना एक समूह बना लें और उसके बाद कहीं भी जाकर, ये किसी सोसाइटी में जाकर, कहीं बड़ी बड़ी जगह जहाँ होती हैं वहाँ जाकर व्यापार कर लें, एक कॉन्ट्रैक्ट बना लें, तो इनको मुनाफा ज़्यादा होगा, इनकी आय में वृद्धि हो जाएगी। हाँ, ज़्यादा मुनाफा होगा। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि फसल अच्छी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रीति, और आप सभी को पता है और ये खुशखबरी भी है, श्रद्धेय अटल जी की जयंती के अवसर पर अन्नदाता के विश्वास और स्वाभिमान के प्रति समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से पीएम किसान के तहत सभी किसान मित्रों के खाते में रकम हस्तांतरित की गई। और इस पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ है स्टूडियो में डॉक्टर वाई.आर. मीना। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, अपर आयुक्त विस्तार हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से जुड़े हैं और हमें अपडेट बिल्कुल करते रहते हैं, और ये वाकई में खुशखबरी, और जो वादा माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किया था वो पूरा किया, और ये आखिरी किस्त हमें लगता है। और कैसे गई, जरा ये भी बताइए हमें। 25 दिसंबर 2020 को दिन के 12 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए की सम्मान राशि एक क्लिक के साथ ट्रांसफर की जी। और जैसा कि आपको पता है, आजकल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो डीबीटी है, उसके माध्यम से सेकंडों में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, सबके खाते में मिल जाता है। डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है जी। तो बहुत फायदा होता है, क्लिक करते ही सभी किसानों के खातों में राशि पहुंच गई। 18,000 करोड़ रुपए की बड़ी राशि, हालांकि जो किस्त होती है 2,000 रुपए की एक किस्त होती है जी। मतलब 6,000 रुपए टोटल, तो यानी 4 महीने किस्त हुई ना जी, इस साल की आखिरी किस्त है जी। और ये कह सकते हैं कि अभी तक
मतलब दिसंबर 2018 से लेकर के जब ये चालू की थी योजना, अभी तक 95,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का हस्तांतरण हो चुका है और 10 करोड़ 60 लाख जो किसान परिवार हैं उनको पैसा मिल चुका है। और जो किसान अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको बार बार विभिन्न माध्यमों से, समाचार पत्र और इनके माध्यम से प्रेरित किया जाता है कि वो भी इसका लाभ उठाएं। जी, और अब इस रकम को आपको सही दिशा में लगाना है। जैसे किसान को जो जो आवश्यकता होती है, बीज खरीदना है या किसानों को उससे फसल से जुड़ी हुई जो भी समस्या आ रही है, जहाँ भी आपको इस रकम का इस्तेमाल करना है जरूर करें, लेकिन वादा पूरा हो रहा है। जी जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बहुत बड़ी राशि तो नहीं है, लेकिन क्योंकि खेती किसानी में बहुत ज्यादा आमदनी भी नहीं होती है, खासकर जो हमारे सीमांत और मझले जो किसान है, उनके लिए तो बहुत बड़ी रकम, उनके लिए बहुत बड़ी राशि हो जाती है, क्योंकि उनको खाद, बीज या छोटी मोटी जो दवाइयाँ या छोटे से कृषि के यंत्र वो खरीदने के लिए कई बार मोहताज रहना पड़ता है साहूकारों का या जो पैसे वाले लोग हैं उनसे ब्याज पे लेने के लिए। तो बड़ी राहत मिलती है जब बीज आपको लगाना है, मान लो 2,000 रुपए भी आपके जेब में आ गए और आपके 1-2 हेक्टेयर जमीन है तो निश्चित तौर पर उससे सपोर्ट अच्छा मिल जाता है। जी, और यहाँ जरूर बताना चाहेंगे कि निरंतर यूँ कह सकते हैं कि लगातार हम अपने किसान मित्रों से इस विषय पर बातचीत भी कर रहे हैं कि उनके खाते में रकम पहुँच रही है। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। धन्यवाद जी। शमीम, जैसा कि किसान की बात कार्यक्रम में हम किसान मित्रों के उन योजनाओं के बारे में तो बात करते हैं जिससे वो लाभान्वित हो, उनके मनोरंजन की भी बात करते हैं ताकि उन्हें जगह जगह की संस्कृति के बारे में अनुभव हो, उसकी झलक उन्हें मिल पाए। तो आइए सुनते हैं ब्रजभाषा का एक खूबसूरत सा लोकगीत। कौन पावे या को पार, कौन पावे या को पार, हो प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेदार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेदार, धार ये अगम धार ये अगम या को तीखो है करार, धार ये अगम या को तीखो है करार, खूर की नगम या में डूबे रेजवार, जो है रस के खिलार, जो है रस के खिलार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या पार। देखो मैं सुनाऊं, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, अरे ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, ओ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, कहाँ नंद यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या पार। विष्णु अवतारी, विष्णु अवतारी, विश्व पालन करन, विष्णु अवतारी, विष्णु अवतारी, विश्व पालन करन, रे चोरी दही खावे सो अहिरन घरन, ओ चोरी दही खावे सो अहिरन घरन,
लक्ष्मी को भरतार, लक्ष्मी को भरतार। ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेदार, कौन पावे। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात। और अब समय हो चला है हम अपने किसान भाइयों को मौसम का हाल और बाजार भाव बताएं। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि भौतिकी संभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली और इसके आसपास के गांवों में सप्ताह के दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बादलों की स्थिति 2 ओक्टा। सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 99% और न्यूनतम 50% रहने की संभावना बनी हुई है। हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा की दिशा उत्तर से उत्तर पश्चिम रहेगी। ये थी मौसम संबंधी जानकारी। चलो पगडंडी से मंडी। आजादपुर सब्जी मंडी से प्राप्त सूचना के अनुसार आज के बाजार भाव कुछ इस प्रकार हैं। अमरूद 35 रुपए, अनार 140 रुपए, किन्नू 16 रुपए, अनानास 24 रुपए। सब्जियों की बात करें तो करेला 25 रुपए, गांठ गोभी 14 रुपए, मशरूम 90 रुपए और कचालू 9 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। इस मौसम में पालक, धनिया, मेथी की बुवाई किसान मित्र कर सकते हैं। पत्तों के बढ़वार के लिए 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते हैं। श्रोताओं, हमारे आज के किसान की बात कार्यक्रम के विषय से संबंधित यदि आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहें, सुझाव देना चाहें या फिर कोई राय देना चाहें तो इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है kkbongold@gmail.com। जी हाँ, kkbongold@gmail.com। तो शमीम, अब चलते चलते अपने श्रोताओं को अपने आगामी कार्यक्रम के विषय में जानकारी दे दे, जो होगा अंगूर की कटाई, छटाई और देखभाल। और इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर वी पटेल। जैसा कि आप जानते हैं, ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा। इस विषय से संबंधित यदि आप कुछ सवाल पूछना चाहें तो आप स्टूडियो के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एक्सपर्ट आपके सवालों का जवाब देंगे। तो अब दीजिए आज के इस कार्यक्रम से मुझे यानी कुसुमलता को और शमीम को इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको हैं चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको हैं चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको हैं चुननी। खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए, हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको हैं चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको